अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये है नोवेल असली दूसरा एपिसोड जो है हमारी जो है वो 12 चल रही है। और इनकी नोवेल के हिसाब से किस नंबर 7 है, ठीक है, एपिसोड 7 है, लेकिन हमारी जो है यूट्यूब पे और फेसबुक पे 12 चल रही है। इसने धीरे से आंखें खोल दी, मंजर धुंधला सा था। हाथ उठाकर इसने पेशानी को छुआ, फिर आंखों को मसला। चंद लम्हों के बाद अस्पताल का कमरा मध्यम नीलकों की रोशनी में नुमाया हुआ, कतरा कतरा लोगों में सैर करती ट्रिप, कई खामोशियां और सन्नाटे लिए बंद खिड़कियों से झांकती उदास शाम। पलकें झपकाकर इसने गहरी सांस लिया। इसका हाल खुश हो रहा था। आंखों में जलन थी, सर भारी था। सामने एक कुर्सी पर साबरा बुआ तस्बीह हाथ में लिए बैठी थी। इसे होश आता देखकर तेज से उठकर इसके पास आ गई। किस कदर खुश से उठकर बैठी थी। उन्होंने बेसाख्ता इसका हाथ थामा, पेशानी चुम्मे से बीच कर खुद से लगाया हुआ खालिद ज़हनी की कैफियत से इनके सीने से लगी। सोचे जा रही थी तो बस यही कि वो यहाँ क्यों कर और कैसे मौजूद थी। धुंध मिट रही थी, अंधेरे छट रहे थे, मंजर वाजा हो रहा था। दिमाग के तारीक सुरंगों में एक रोशनी सी फैली। मेन रोड पर दौड़ती गाड़ियों का शोर इसके हवासों पर छाने लगा। मूसलाधार बारिश के तस्वुर से वजूद एक बार फिर लर्जा हुआ। इसने स्टोर पर किसी लड़के से मोबाइल लेकर सलीम को फोन किया था। वो इस्लामाबाद में पहुंचता है। इसकी मुकाबला भागा चला आया था और पूरा दिन से घर इसके बीवी के पास रही थी। तबीयत पहले से खराब थी, कुछ बारिश का भी असर था कि इसे बुखार न आ लिया, मगर इनकी बेहद इस रात पर भी ना अस्पताल जाने को तैयार हुई, ना कुछ खाने को रजामंद थी। सूरत हाल के पेश नजर सलीम ने साबरा बुआ से फोन पर राब्ता करके इनकी टिकट शाम तक करवा दी थी। इसे बस वो मुश्किल तरीन सफर चाहता, तारीखों में घिरा वो शाक दिन याद था। अंगारों पर लौटता वजूद, जलती हुई वीराना के कपकाती उंगलियां, रोता तड़पता दिल, अंग अंग में होता था इसराब। साबरा बुआ के घर पहुंचने तक, इनके सामने आने तक और फिर किसी बेजान वजूद की तरह इनकी बाहों में समाने तक इसे सब याद है। इसके बाद जब चकराया था और सर चकराया था और अंधेरे छाए तो चीखों पुकार सुनते इसे घुमाना हो तो बस इसकी अमरा अब वो मरने वाली, मगर वो मरी नहीं थी। इसकी सांसें हनूज चल रही थी, दिल हनूज धड़क रहा था। कैफे यूं हो रही जैसे वो लंबी बीमारी से उठी हो। क्या अंजाम अब किसी नए आगाज से जुड़ चुका है। आंखों में कर्व लिए इसने नजर उठाकर साबरा बुआ को देखा। कुछ कहने के लिए लबों को जंबिश दी, आवाज हल्क सहराती, आंखों के किनारे नम हुए। साबरा बुआ ने एकदम से आविदा होकर इसका चेहरा हथेलियों में ले लिया। इनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और वो कुछ कह रही थी। वो सुस्त पड़ती खाली वीरान आंखों से इन्हें देख रही थी। समाज में पड़ते अल्फाज उसे मुजस्सम करने लगे। धड़कन थमने लगी, तनफ्फुस भारी हुआ, आंखें बतराने लगी। हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा करके इसे कंधों से थाम कर खुशी का इजहार करते हुए वो फूल से रिपोर्ट दिखा रही थी। दिमाग पहले से माफ था, हवास चल रही, लफ्ज अदम और आवाज सामत रही। महरूमियों की बोझ चले जब फना होता, वजूद यकीन और बेयकीनी के दरमियान मौलिक हो गया। इसका असर बेसाख्ता नफी में हिला। इसने अपना आप छुड़ाने वगैरह सदमे से गुजर रही थी। साबरा बुआ को ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, हरगिज नहीं करना चाहिए थे, मगर वो मजाक था ना मजाक। एक खबर थी, एक बिशारत थी। उन्होंने रिपोर्ट सामने रखी है, वो खुद देखे, खुद समझे। ये शराब नहीं था, ख्वाब भी नहीं था। और इसने देखा, अपनी इन वीरान आंखों से देखा, पलके चिपकाकर और धड़कनों को थामकर। 5 सालों तक जो रिपोर्ट मनफी थी वो मस्बत होकर सामने आई। और इसका इनाम क्या हो सकता है? इसने तब भी सोचा, वो अब भी सोची। इस वक्त एक समय के लिए ये इनाम इसके ज़हन में नहीं आया, अब भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं आ रहा था। गन्ना बच्चे इस नजर उठाकर उठी से निगाहों से सब्र को देखा। यकीन और बेयकीनी के आलम में अंदर ही अंदर टूटते बिखरते खुदा अजियत के दलदल में उतरते हुए बार बार तारीख रात का मंजर आंखों में आ रहा था। अपना फैसला याद आ रहा था। मौत और इसके दरमियान एक कदम का फासला था। चंद लम्हों की मुसाफत वो खुदकुशी करने वाली थी, अपनी जान देने वाली थी। इसे आखिरी वो लम्हा याद आया, आखिरी पल जब फुटपाथ से अगर सड़क पर कदम जमाते हुए ठहर गए। पता नहीं क्यों वो अपनी जगह से एक इंच भी तो नहीं हिल सकी थी। इसे नाना वो याद आया था, इसे इनसे किया हुआ वादा याद आया था। अजियत भरी जिंदगी तो क्या गुजार रहे थे, आखिरत बर्बाद करने का हौसला नहीं था इसमें। और वो लम्हा ठहर गया, वो लम्हा रह गया। पूरी दुनिया में खुद को तनहा सब्र करने वाली जन्नत कमाल इस लम्हा तना नहीं थी। इसकी हिचकियां बंद की। साबरा बाबा ने इसे बाजुओं में भर लिया, इनके सीने में सर दिया। वो छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोती। सारी महरूमियत, सारी अजियतें, सारे के सारे गम जगह जगह कदम हुए। वो हर एक अता, हर मुसीबत पर भारी होगी। वो एक नाम
हर दर्द को पनाह कर दिया। दुआएं रद्द नहीं होती, जन्नत महफूज कर ली जाती हैं। जो आप मांग रहे होते हैं वो ना मिले, तब भी आपके हाथ खाली नहीं लौटा जाते। अल्लाह हमेशा बढ़कर अता करता है, वो आपको हैरान कर देता है। और इसके खुदा ने इसे हैरान कर दिया था। जन्नत के शोर ने बताया नहीं इसने घर क्यों छोड़ा। सीढ़ियाँ उतर कर आते हुए आवाज समाज से टकराया तो अमार अपनी जगह थम कर रह गया। फिर साख्ता गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा, फिर आहिस्ते से कदम उठाता आगे बढ़ा। ड्राइंग रूम की नशिस्तों पर खानदान के सब बड़े जमा विराजमान था। सारा सामने ही सर झुकाए बैठे, जन्नत की चच्ची चचा, छोटी चच्ची वगैरह सब मौजूद थे। किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा था इसका। करीमा आंटी इसके बाप से कह रही थी वो अपनी जगह से आके सहना देख कर रहेगा। वो जन्नत की सगी फूफी थी। मजलिस में जन्नत का किरदार डिस्कस हो रहा था। खानदान भर में तरह तरह की बातें फैल गई थी और तरह तरह की फैली हुई इन बातों की तस्दीक के लिए वो लोग जहाँ जमा हुए थे, किसी को ये खबर मिली थी कि वो घर के किसी मुलाजिम के साथ भागी थी और किसी ने ये सुना था कि फारिस वजदान के दोस्त के साथ इसका चक्कर चल रहा था, तभी इसे घर से निकाल देगा। वो अपनी जगह से आके साफ पथराया हुआ खड़ा है। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। गर्दन मोड़ कर इसने हफ्सा को देखा। वो सर झुकाए शर्मिंदा से बिल्कुल खामोश बैठी थी। ना जवाब देने की हिम्मत थी, ना सफाई पेश करने की सकत। जन्नत कमाल एक बार फिर इनकी जिंदगी में भूचाल ले आई थी। एक बार फिर इनकी फैमिली बाने आम हाँ गई थी। कमाल की बेटी अब सब कह रहे थे और वो खामोश थी हमेशा की तरह। आज भी इनके पास कुछ कहने को नहीं था। हैरत है किसी ने आपको ये नहीं बताया कि जन्नत ने अपना घर फायजा आंटी की वजह से छोड़ा है, जिन्होंने इसके घर जाकर अच्छा खासा तमाशा क्रिएट करा है। वो अंदर दाखिल होते ही बोल पड़ा था। हाँ तो हरकतें ही ऐसी थी, मुंह दिखाने के काबिल जो नहीं रहे। करीमा आंटी ने फौरन बंद हरकतें कैसी थी इसकी हरकतें। वो आंखों में गुस्सा लिए इनकी तरफ देखने का। ऐसी कितना परवर लड़की ने मैंने आज तक नहीं देखी। पहले अपने भाई की जान ली, फिर हमारे भाई का सर खाया। बुरहान की जिंदगी जन्नत बनाए रखे। जरा पूछो तो आलिया से कैसे दिन भर फोन से चिपकी रहती थी, आज की मशूके से फुर्सत मिलती तो घर संभालती। एक तो बात उन्होंने खारे से सर उठाया और ऊपर से जुटाई अलग। मैं इनका बच्चा मारने की कोशिश तक कर रहे थे। नफीसा बहन तो इसकी मौत की मारी गई है। अरे मैंने तो सजा से कह दिया था गैरों के लायक ही नहीं है ये लड़की, अपने जबान से निकाह कर दो, वही से सुधार कर रखेगा। मगर नहीं, वो गुस्से और अकाल से बहुत से बातें, बहुत से किस्से, बहुत से वाकयात सुनाते जा रहे थे और कोई भी इन्हें टोक नहीं रहा था। ये सब ऐसे ही था, ये सब शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा था। बस कर दे आंटी, फॉर गॉड सेक। वो सारा लिहाज और मुरब्बत बुलाए ताक रखते हुए चीख पड़ा, इब्राहिम साहब आपका तो बेटा पूरा बावला हो गया है, ना छोटे बड़े की तमीज का लिहाज कर रहा है ना किसी का। इब्राहिम साहब ने इसे तंबीह करते हुए बड़ों की महफिल से जाने का हुक्म दे दिया। मगर आज इसे कोई रोक नहीं सकता था, ना सायरा, ना इब्राहिम, ना खानदान का कोई फर्द। अगर पागल कह ही दिया है आपने, तो फिर मुझे मेरे पूरे पागलपन का मुजाहरा भी देख ले। आपको क्या लगता है हम कल के बच्चे बेवकूफ और ना समझ है? हमें कुछ नजर नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। नफीसा आंटी जन्नत की वजह से रही, आप सबकी वजह से मरी है। इसने उंगली उठाकर सबकी तरफ इशारा किया। इन बेटियों के ताने देने वाले आप लोग थे, इन पर तंजों से स्नीक करने वाले आप लोग थे, इनकी महरूमी का आप लोगों ने सरेआम मजाक उड़ाया, इन्हें जिन्हें मरीज बना दिया। जरा मुहासबा करते हैं आंटी। मुझे बताइए सबा, आप ही ने हाल ही में चौथी बेटी को जन्म दिया है, दिन रात सालियों के ताने सुन रही है ना वो? वही लफ्ज जो कभी आपने नफीसा आंटी को सुनाए थे। करीमा आंटी के चेहरे पर तारीफ का साया लहरा गया। आपकी अपनी रात, आपका गरूर और तकब्बुर का खमियाजा भुगत रही हो और आप में अब भी जुर्रत बाकी है। आप इस औरत की बेटी को एक बार फिर निशाना बना रही हैं। ड्राइंग रूम में खामोशी थी, अब तो जैसे कोई सांस भी नहीं ले रहा था। रोहिना चाची को नाज था, वो चार बेटों की माँ है। चार शेर जमां इनके घर पैदा हुए हैं, इनकी नस्लें आगे चलेंगी। नफीसा आंटी इनके सामने सात बेटियों की माँ कोई हकीर सी मखलूक थी और आज इनके वो तमाम तमाम बेटे सिर्फ बेटियों के बाप है। इसने रुख बदल कर इन्हें देखा। आप अब इस बात को जरा बहस क्यों नहीं लाते? सात बेटियों की माँ होना नफीसा आंटी का कसूर था, अब इतनी सारी पोतियों की दाती होना किसका कसूर है? और हिना चाची को यूं लगा जैसे बुरे भरे बाजार में किसी ने तमाचा दे मारा हो। सारा ने पहली बार अपने बेटे को नहीं टोका था। हफ्सा आंखों में हैरत सदमा लिए उसे देखे जा रही थी। मैं हैरान हूँ आप लोगों में अभी भी हिम्मत है इस औरत की औलाद पर जुबान दराज करने, जिसकी जिंदगी आप लोगों ने खुद जहन्नुम बनाया और इतनी बेहिसी की जरा भी फर्क नहीं पड़ा। अल्लाह तो अपना हिसाब ले रहा है, ये कैसे हो सकता है? आप इस सब अपने हिसाब से इस तरह बेखबर रहे हैं। आप लोगों ने आंखें बंद रखी हैं तो इसका मतलब है कि हमें भी कुछ नहीं नजर आता होगा। ड्राइंग रूम में इतना सन्नाटा छा गया कि अगर सुई भी गिरती तो इसकी आवाज आती। किसी भी बड़े गर्द की सकत नहीं रही थी कुछ भी बोलने की। वो सब जन्नत के मामले में कटे हुए थे और मान होते हैं जैसे इन सबके इज्तिमा को निशाना बनाकर सबकी हकीकतें इनकी मुंह पर दे मारी थी। वो शदीद गुस्से के आलम में भी बुरा हुआ सा खड़ा था। जन्नत कभी अपनी औलाद के दरबार मज़ारों पर नहीं की और आप लोग कहते हैं वहां इनका बच्चा तय करने के लिए इसने तवीज कंधे करवाए थे। वो सरापा सवाल बनाए सबको देखकर जा रहा था। अब बुरहान का कर जो भी नुकसान हुआ तो इसका सारा इल्जाम सारी उम्र जन्नत के सर पर डालते रहेंगे आप लोग। जब इसे अपनी जिंदगी से खानदान से बेदखल कर चुके तो फिर इसे डिस्कस करने का मकसद फायदा चाची को कोई हक नहीं पहुंचा। इस तरह इसके घर जाकर इसके ससुरालियों
के सामने बेइज्जत करने का और खुदा के लिए इसने हाथ उठाया। अब बख्श दे मुझे जन्नत को। बात खत्म नहीं होनी थी मगर इसने खत्म कर दिया। अक्स अधूरे थे और इसने अधूरे रहने दिए। आईना मुकम्मल और सलामत था। हकीकतें भी इतनी तल्ख और नुमायां थी। जो खामोशी इसकी मौजूदगी में छाई हुई थी वो इसके कार मौजूदगी में भी ठहरी थी। किसी में हिम्मत न थी कोई मजीद कोई बहस या बात कर सके, कोई दलील दे सके या कुछ तरद्दुद कर सके। वो मजलिस और इज्तिमा सबका एहतसाब होकर आईने में हर किसी का करीहा चेहरा बाधा था और इस चेहरे से तकरीबन सबने नजरें चुराई थी कि हकीकत का सामना तो फिर वो लोग करते हैं जो खुद को बदलना चाहते हैं। एक एक करके सब उठते चले गए। सिर्फ हफ्सा कमाल ही थी जो अपनी जगह सुन बैठी रह गई थी। वो 3 दिन अस्पताल में रही। तबीयत कुछ बेहतर होते से डिस्चार्ज कर दिया गया। साबरा बुआ से फिर अपने घर ले आए। इनका अलग पहुंचा था। वो बैरून दरवाजे से इनकी हमरा सीढ़ियां चढ़ कर ऊपर आ गई थी। बीमारी का असर हनूजा कमजोरी इतनी हुई कि वो जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर इसका सांस फूल गया था। ऊपर एक वसीअ रेस कमरा था। बुआ ऐसे कमरे में ले आए। हवादार लंबी खिड़कियां जो पीछे सतत खेतों के खिड़की सामने वाली खिड़की से नीचे शहर का पूरा नजर नजर आता था। जामन का फैला हुआ दरख्त छाया में बिछी हुई चारपाई सुर्ख ईंटों का पक्का सफेद सहन सफेद दीवारों पर सजग बेलें जड़ी हुई थी। आहनी गेट बंद था। नीचे 3 कमरे थे। किचन था बच्चों के लिए अलग बैठक सामने ही बनी हुई थी जिसका एक दरवाजा बाहर खुलता था। साबरा बुआ की भांजी नीचे मुकी हुई थी। ऊपर का कमरा वॉशरूम और छोटा सा किचन के हवाले था। वो खड़ी खिड़की में खड़ी नीचे देखने लगी। बच्चे को शोर के साथ अंदर आपा की आवाज आ जाती। इन कनो साना बेटा पाइप हाथ में पकड़ दरख्तों को पानी देता है। इसका रुख अपनी छोटी बहन की तरफ मोड़ चुका था और शदीद गर्मी में ठंडक के एहसास से खुश्क होने के बजाय वहां वहां करके रोने लगी थी। अली संदरा अपने किचन से इसे करने से देखा और इसने वहीं से पाइप सर पर किए खुद को भिगो लिया। मैं एक तो गर्मी में काम करवाती हूँ ऊपर से डांटती भी है। दरख्तों को जरा सा पानी देने से तुम्हारी कमर टूटती है। जरा सा पानी देता हूँ। आंखें फैलाकर वो अपनी माँ की तरफ मुड़ा। अब कहेंगी पूरे शहर में पानी का छिड़काव करो फिर यहाँ से सारी चारपाइयाँ हटवा कर वहां रखवाएंगी। एक इसके बाद बाहर भेजेंगे। अली ये ले आओ, अली वो ले आओ, अली ये काम करो, अली वो काम करो। सलवार और बनियान में मधु में कमलाया हुआ सा खड़ा था। जन्नत के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उठी। चंदला पा इससे अस्पताल में मिलने आई थी तो इनके साथ वो भी था। अल्लाह माफ करे कब तुमसे चारपाई उठवाती हूँ मैं। इस दिन नहीं उठवाई थी जब चावर चाचू आए थे। यहाँ रखो वहां रखो अब वहां रखो। एक ही तो चारपाई थी वो भी फातिमा की। हद है ताने सुन लो। मौसम को बुड़बुड़ाती हुई चलती गई। मोटर बंद करके क्रिश्चियन का रुके तो वो मुकम्मल बिका हुआ कमर पर हाथ टिका खड़ा था। धूप में आंखें चंदिया कर वो यहाँ वहाँ देखता। छोटी बहन काम उसकी कत्ती जामन के साथ बंधे चूल्हे पर टिक गए। अब वो बहन के सर पर खड़ा था और अब इसे चूल्हा चूल्हा छोड़ने का कह रहा था। बहन ने रस्सी पर गिरफ्त जमा कर नबी में जोरों शोर से सर चलाया। एक बार फिर चलाई। अम्मा अली मत तंग करो इसे। संदल आपा झिंझलाए। ए हे लड़की है तो फिर सुकून से बैठ जाए। साबरा वो कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ जाते हुए बोली। वो फिर से पकड़ गया। तब तब पाँव उठाता आने गेट निकल कर बाहर निकल गया। फिर ऐसे आंगन में 2 साल बच्ची नजर आई। पीटर हाथ में लेवा झूला झूलती बहन के पास चली गई। कुछ देर बाद किसी कोने से तीसरी बच्ची ने बजा तकरीबन 6 साल की उम्र होगी। एक हाथ में कापी और दूसरे हाथ में पेंसिल लिए साय में रखी चारपाई पर बैठकर अपना होमवर्क करने लगी। ये मैं संदल का सूट ले आई हूँ यही पहन लो। कल बाजार जाऊंगी तो कल मैं को सूट ले आऊंगी। बुआ अंदर दाखिल होते हुए बोली। वो मुड़कर देखने लगा। अलमारी खोलकर उन्होंने एक सूट अंदर लटकाया दिया और दूसरा बेड पर रख दिया। नहा कर कपड़े बदले मैं तब तक खाना का इंतजाम देखो। संदल तो यही कहते आलू गोश्त पकाएगी। मेरा इरादा है साथ बिरयानी बना लेते तो मैं वैसे भी बिरयानी बहुत पसंद है। तेजी से बेडशीट बदल हुई उन्होंने कहा। जन्नत गुमसुम में देखती रही। डॉक्टर ने कहा खुराक का बहुत ख्याल रखना है। बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए और तुम तो हो ही सदा के लापरवाह। सब कुछ मुझे देखना होगा। इनके लहजे और अंदाज से प्यार खप की तंबी खुशी नुमाया थी। बात करते हुए शाक बना जाते हो कुछ सोच कर बेसाख्ता मुस्कुरा लेते। डॉक्टर साहब जिंदा होते तो कितना खुश होते। मेरे लिए इतना एहतमाम ना करें। इसके लब हिले थे। बुआ ने आपके जरा खफी से देखा। क्यों एहतमाम ना करूं मैं तो कोई कमी नहीं होने दूंगी। सलीम को बताया तो कह रहा था पैसे भेज देगा। मुझे खास ताकीद की जन्नत का ख्याल रखिए किसी चीज की कमी ना हो। फल फ्रूट सब्जियां अब कल आमिर से कह कर मंगवाऊंगी। सब वो जैसा कुछ तय करने के लिए इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर इसके लिए हर बात में खुद ले रही थी। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। बुआ जो बात दिल में थी बोले पापा आगे चुप एक लफ्ज नहीं। उन्होंने छिड़क दिया। ये तेरा घर है मेरी बेटी है तू। मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जब डॉक्टर साहब ने मुझे और सलीम को अपने घर में पना दी। जब हम बेसहारा तो वो हमारा सहारा बने। सलीम को इसके पैरों पर खड़ा किया। इसके सारे अखराजात खुद उठाए और अब जब इनकी बेटी पर वक्त आया तो मैं मुंह मोड़ लूं। उन्होंने बहुत मोहब्बत से इसके गाल पर हाथ रखा। इसके आंसू पूछे। वो निचला लब दांतों पे तले दबाए रोने पर काबू पाते हुए चल जल्दी से फ्रेश हो जा और फिर खाना भी खाना है। वो कपड़े उठाकर वॉशरूम में गुजरी। चलता शावर शावर चलता रहा तो आंसू बहते अपनी हालत सोच कर अजियत बढ़ती रही। कपड़े बदल कर वो तौलिया से बाल खुश करती बाहर आए तो दरवाजे की तरफ से झांकता सर यकजक गए। वो वालिदा की ना रीता वो दरवाजा खोल कर बाहर आए तो वो तेजी से सीढ़ियां उतरता नजर आया। इतने जोर की नमाज पढ़ी फिर खिड़की के सामने बैठकर बाल अच्छी तरह खुश किए। बिजली की कुछ देर बाद बुआ ट्रे हाथों में लिया अंदर आकर साथ ही संदल आप भी थी तो सारा बेटी को उठाया। मैंने से बहुत मोहब्बत से मिली। खाना उन्होंने वहीं इकट्ठे खाया। ये लग पाती कि इनकी मोहब्बत रख ला के आगे वो बार बार आंखों में उभरती नमी को पीछे धकेल रही थी।
बमुश्किल आधी रोटी और बनाने का कुछ चम्मच लेने के बाद इसने हाथ खींच लिया। बुआ इसे प्यार भरी खबरी से देखकर रह गई। खत्म करो इसे शाबाश, भूख नहीं है बुआ, अब तुम्हें सिर्फ अपनी भूख की थोड़ी फिक्र करनी होगी। संदलापा हंसी, वो कोई भी सर झुका के इसे बहुत सारा रोना आ रहा था। शायद बीमारी का असर जाहिर नहीं हुआ था, यही वजह से वो एहसास हो रही थी। बाद में खा लूंगी बुआ, अभी इतना ही। बुआ ने मजीद इसरार न किया। मेडिसिन लेने के बाद तेज पंखा चलाए सोने के लिए लेट गई। बुआ इसकी तरफ से तसल्ली करके नीचे चली गई। सेहन में एक बार फिर संदलापा और अली की तकरार शुरू हो चुकी थी। मगर आवाज मतलब जो कुछ देर में मद्धम से बिल्कुल खत्म हो गई। दीवार गिर खिड़कियों की पूरी तारीख का चांद नजर आ रहा था। पर्दे बने हुए थे, खिड़की खुली हुई थी। कमरे में हर तरफ और हर जगह बेतरतीबी थी। बस खुद वो सोफे पर बैठा था, पीछे की तरफ सर गिराया, बाजू फैलाए, छत पर कुछ देखते याददाश्त के किसी कोने में कुछ खोजते। सुकून अंदर और बाहर, आसपास कहीं ना था। रातों की नींद तो वैसे भी उड़ी थी। भूख खत्म, तलब खत्म, समाते फोन पर ठहरी। मुंतजिर निगाहें स्क्रीन को तकती, दूसरी तरफ खामोशी थी और नाउमीदी। पानी का गिलास टेबल पर रखा, कॉफी का खाली कप और नींद की गोलियां भी। उसने अपनी आंखों को मुंझे डाला। दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। मुलाजिम एक बार फिर इसे मुझसे शराजे का पैगाम देने आई थी। इसने जवाब न दिया, ना उठकर नीचे गया। कदमों की चाबुक बुरी राहदारी में खामोशी छा गई। कुछ ही देर में जन्नत का मोबाइल बजा था। मिसेज आफाक के नंबर से 7 साल जैद के बच्चे जानने वो अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग कर रहा था और इसने जन्नत के लिए एक एंगेजमेंट रिंग भी पसंद कर ली थी। हर थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ के मोबाइल से अपनी सेल्फी भेज देता। कहीं पर हंसते हुए, कहीं पर मुस्कुराते, कहीं पर सूजी को गले लगाते। अब की बार नोटिफिकेशन में दो तस्वीर नजर आई। वो जन्नत से पूछ रहा था, इन दोनों में से किस रंग की अंगूठी ज्यादा प्यारी है। फारिस ने मोबाइल उठाकर तस्वीर देखी। इसे दोनों पसंद नहीं है, बीच में जन्नत का फ्यांसी पूछ रहा था और शोर लब भींच कर मैसेज देख रहा था। कुछ समय के बाद दो और तस्वीर भेजी। बच्चों के खिलौना दुकानों में नकली मेकअप किट्स के हमरा प्लास्टिक ज्वेलरी से मुतक की जाने वाले ट्रॉफी जितनी अंगूठी से न चाहते हुए भी गुलाबी रंग की अंगूठी को डन किया। ख्याल था मैसेज नहीं है, रिकॉर्डिंग आ गई। जोया से अस्सलाम वालेकुम टू योर फ्यूचर बबी। वो अपनी 3 साल बहन को सिखा रहा था। बहन की से हल्की सी और क्यूट से आवाज निकली, अस्सलाम वालेकुम पापी। ये दोनों बच्चे भले कि कुछ दिनों से इसका साथ इसने मोबाइल साइलेंट करके खुद से परे रख दिया। पानी के साथ नींद की गोली लेने के बाद एक बार फिर सुकून से सोने की कोशिश की। अंदर का शराब बढ़ गया, शोर बढ़ गया, दर्द बढ़ गया। दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। वो सुनी अनसुनी किए पड़ा रहा। वो पैर से टेक लगाए कारपेट पर तो जानू बैठी थी। चेहरा दर्द था, आंखें सुर्ख और बेतहाशा शानम हो रही थी। कार रोशनी में कर नुमाइंदा तन्हाई में वो सरापा मुजस्सम हुई, खाली वीरान आंखों से अंधेरे में देखती थी। पानी का गिलास रखा था, सिर्फ 2 घूंट थी। जिंदगी और नसीब की दहशत वैसी ही थी। खौफ वहीं अटड़ा, सांसें वहीं उठ। रात के आखिरी पहर बहुत अचानक इसकी आंख खुल गई और तब से वो इसी हालत में और इसी पोजीशन में बैठी हुई थी। बहुत सी बातें जो याद आई थी, बहुत सी हकायतें जो वाजियां हो रही थी। बहुत से ख्याल बस से अंदेशे रह रह कर सर उठा रहे थे, दिल तड़प रहा था, आंसू बहते जा रहे थे। इससे मिसेज सिराजी बहुत शिद्दत से यादें इन्हें खो देने का गम तड़पाया जा रहा था। इनसे वादा किया था मैंने, इनके पोते से जरूर मिलवाएगी, और ये वादा इस घर की दहलीज पार करते ही फना हो गया। सारे रिश्ते, सारे ताल्लुक वहीं रह गए थे। इससे पहले कि वो इसे छोड़ती, वो खुद इन्हें छोड़ आई थी, मगर दिल में ही रह गया था। रूह यहाँ भटक रही थी। मोहब्बत को नफरत में बदलते वो देख चुकी थी, दोबारा नहीं देखना चाहती थी। सदियों से दोबारा गुजरने का हौसला नहीं था इसमें। और इसे गम था, और बहुत बड़ा गम था कि मैं इनकी मोहब्बत से महरूम कर दी गई थी। मिसेज शराजी अब हाथ उठाती होंगी तो इसका नाम नहीं लेती होंगी। इसे सोच कर इन्हें कराया जाती होगी, वे इसके वजूद से नफरत खाती होंगी। कम इल्जाम नहीं थे जो फायदा चाची ने इसके साथ पर लगाए थे। किसी गुनाह, किसी गलती, किसी जुर्म को ये पर्दा नहीं रखा था। उन्होंने सब बोल दिया था, सब कह दिया था। कमरे के तमाम खिड़कियों और दरवाजे खुले हुए थे, पंखा भी चल रहा था, मौसम ठंडा था और उसे फिर भी घुटन महसूस होती। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, कराची से आऊंगा तब। हकायत लिखी जा चुकी थी, अंजाम सोचा जा चुका था, और इसे फिर भी रोना आ रहा था कि ये फैसले की सजा तो रोजे अव्वल से तय थी, पर हकीकत को तस्लीम कर चुकी थी। साथ यानी ख्वाहिश बदल चुकी थी। इसने ख्वाब नोच कर फेंक दिए थे, इंतजार से मुड़ कर रख दिया था। ऐसे रात को मंजमे तो जज्बात को फना करके इसने खुद को आदम की वादियों में फना कर दिया। इसका ख्याल था ऐसा दर्द कम होगा, दुख कम होगा, रोना कम आएगा, मगर इसका खुद साथा डिफेंस मैकेनिज्म खसारे में क्या था। ऐसे तकलीफ ज्यादा हुई थी, इसे रोना ज्यादा आ रहा था। वो तड़प रही थी, वो जल रही थी। मुझे तलाक होनी चाहिए होगी, तुम्हें अभी से डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम कर लेना चाहिए, ताकि मुनासिब वक्त पर बिना किसी ताखीर का साइन करके दूसरे से जान हासिल की जा सके। लेकिन अब कुछ वजूहात की बिना पर मुझे कभी इस वक्त ये घर छोड़ना पड़ जाए तो इस दौरान मेरा तुमसे फिर बोल रहा था भी मुमकिन नहीं हो पाता। तो मैं 1 माह की मुद्दत को ज़हन में रखूंगी, उसके बाद समझाऊंगी मुझे तलाक हो चुकी है। सो तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि मुझे इस 1 माह के अंदर तलाक हो जानी चाहिए। 2 हफ्ते गुजर चुके थे, तीसरा हफ्ता गुजरने वाला था। इसने अपनी आंखों को एक बार फिर से बेदर्दी से रगड़ डाला। अब तक वो यकीनन से तलाक दे चुका था। टीना जुबैर इसकी जिंदगी में वापस आ चुकी होगी, तक नफरतों के बादल चढ़ते होंगे, मोहब्बतों का नूर फैल गया होगा जो इसके साथ होते हुए अधूरा था, वो मन चाहे साथी के साथ मुकम्मल हो गया होगा।
اس کی زندگی میں جنت کمال کی جگہ پہلے بھی نہیں تھی، اب بھی نہیں رہی ہوگی۔ گال صاف کر کے وہ اٹھ گئی، وضو کر کے جائے نماز بچھائے کپڑے رخ کھڑی ہوگی، کچھ سجدوں میں وہ روتی رہی اور کچھ سجدوں میں ہمت اور آسانیاں مانگتی رہی۔ اس نے یہاں اس نئی جگہ پر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا، وہ اپنا ماضی بھلا دینا چاہتی تھی۔ وہ باہر دروازے کے پاس کھڑی صابرہ بوا آنکھوں میں رحم اور ہمدردی لیے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اکثر نے ذرا زور سے ہی فارس کو ذرا دور سے فارس کو دیکھا، کچھ کاؤنٹر ٹیبل کے اس پاس سیاہ ٹراؤزر پر فل سلیو سپیڈ شرٹ میں ملبوسی سے اپنے لیے قہوہ بنانا تھا، سر جھکا ہوا تھا، ماتھے پہ تیبی سے بکھرے بال آنکھوں پر آ رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے پٹھانی نے کہا تھا اسے سابو لا رہے ہیں، تبھی سے وہ فکر میں تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے ذہن دوڑا کر خود سے سرزد ہونے والے کسی کو ممکنہ غلطی کو یاد کرنا چاہا، مگر ذہن معاف رہا۔ بمشکل ذرا کھنکا تو اس نے فارغ فضان کو اپنی موجودگی کا سگنل دینا چاہا، ساتھ ہی دوپٹے کو انگلی میں ڈال کر بے چینی سے گھمایا تھا۔ آپ نے مجھے بلایا؟ قہوہ کپ میں انڈیل کر وہ اس کی طرف مڑا۔ بیٹھو جی۔ منہ بھرتے ہوئے اس نے سامنے اسٹول کی چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ اپنے گھبراہٹ پر قابو پاتی وہ بیٹھ کے سر جھکا ہوا تھا، ذرا سے نگاہیں اٹھا کر اپنے صاحب کو دیکھنا چاہا۔ لاپرواہ سا ہولیا، بے خوابی کا شکار آنکھیں، بڑی ہوئی شیپ، زرد چہرہ، اس کی جنت آپ کی غیر موجودگی میں صاحب ایسے ہو گئے تھے پچھلے ماہ جنت میں ساتھ لیے کافی گھومتی پھرتی رہی ہے۔ جی صاحب، آج کی طرح کوئی شے اس کے گلے میں پستہ ماں کی روٹین ذہن میں دوڑ گئی۔ جنت کی باتیں باتیں، ڈانٹ تربیت سب یاد آ گیا۔ ڈرائیور بتا رہا تھا اس نے ایک بار جنت کے گہرے پر کسی رہائشی کالونی میں سے اتارا تھا، تم بھی ساتھ تھی، پھر واجبی اور وہیں سے 4 گھنٹے بعد پک کیا تھا۔ اکثر کو ٹھنڈے پسینے آئے تو سمجھ میں نہیں آیا اقرار کریں یا انکار، کہاں گئی تھی تم دونوں؟ کچھ بتاتے بتاتے اس نے جگہ نچلا دانتوں تلے دبایا۔ جی وہ شاپنگ پر گئے تھے، راشد کالونی میں تنگ گلیوں میں شاپنگ ہو رہی تھی۔ فارس نے باپ اڑتا کب دیکھا، اکثر جی بھر کر پریشان سے بتایا، آپ کیا کریں؟ اسے جھوٹ بولنا واقعی نہیں آتا تھا، کچھ بول رہا ہوں، کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے اکثر۔ اس نے ذرا سا نظریں اٹھا کر اپنے صاحب کو دیکھا، وہ بہت تحمل سے پوچھ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی مطلوبہ جواب نہ ملنے کی صورت میں یہ تحمل اس پر نزلہ بن کر گر سکتا ہے۔ اس نے کچھ ہمت مرتمہ کی، کچھ حوصلہ پیدا کیا، جو قسمیں کھا رکھی تھی ان کے ٹوٹنے پر کفارے کے طور پر روزوں کا حساب کیا۔ ایک بار پھر پسینہ صاحب جنت آپ ہی مجھے کسی کے گھر لے گئی تھی، اس نے بتایا۔ حالانکہ جنت نے کہا تھا اس کا ہر راز قبر تک جانا چاہیے، اب راز چھپاتے چھپاتے وہ خود تو قبر میں نہیں اتر سکتی تھی نا۔ اگر میں تمہیں وہاں لے جاؤں تو تمہیں گھر کا اندازہ ہو جائے گا۔ اکثر نے کچھ فکر مندی سے اسے دیکھا، جنت آپ ہی کی وجہ سے پورا گھر پریشان تھا، اگر اس طرح اس کو سراغ ملتا تو اسے ہرگز خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ہمت کر کے سر اس بات میں ہلا دیا، ایک بار پھر قسم اور وعدوں کا غم کھانے لگا۔ جنت آپ ہی جب واپس آئیں گے تو اسے ہرگز معاف نہیں کریں گی، لیکن کوئی نہیں، وہ روزے رکھ لے گی۔ روزے کے تصور سے اسے ایک بار پھر رونا آیا۔ گھٹاگھٹ ایک پانی کا گلاس چڑھایا اور فارس کی حکمراں اپنے ابا سے اجازت لے کر اس کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ ڈرائیور کو جگہ کا علم تھا، گاڑی سڑک کنارے روک دی گئی۔ گاڑی سے اتر کر وہ پیدل اس کے پیچھے تنگ گلیوں میں چلتا رہا، کبھی دائیں کبھی بائیں مڑتے۔ وہ 3 منزلہ عمارت کے سامنے رکی، سامنے بالکونی نظر آ رہی تھی، اسے یاد تھا دوسری منزل والے گھر میں گئی تھی، اور یہ بات اس نے فارس کو بتا بھی تھی۔ گھر میں کون کون تھا؟ ایک مرد تھا، اس کی بیوی اور ایک بیٹا۔ فارس نے لمبی بھر کے لیے کچھ سوچا، پھر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ آپ جائیں گے نہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اس کا جواب نہیں دیا، اور جیسے یہ جگہ یہ گھر ہی دیکھنے آتے، وہ شاید ملاقات کے لیے وہ کسی اور کو بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگر ڈرائیور نے اسے گھر ڈراپ کیا، بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوا، اس نے گاڑی کی اپنی نشست کی طرف دیکھا۔ فارس موبائل کا فون کہاں چلا گیا، کسی سے بات کرتے ہوئے مسلسل اپنے پیشانی میں سل رہا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر اندر چلی گئی، گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔